गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11वीं क्लास का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है मेजरमेंट से रिलेटेड। क्या एक्टर हम पढ़े थे हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने पढ़ा था क्या, 3 तरह के सिस्टम को पढ़ा था, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम। तो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जानकारी ही हमारे लिए क्या है, हमारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के ही डिफिनेशन में कहा जाता है क्या, कि साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज कम्स अंडर इज नोन एज साइंस। जो साइंस है वो किसके अंदर आता है, जब हम किसी चीज की सिस्टमेटिक नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज की जानकारी अगर हासिल कर रहे हैं तो क्या है, वो साइंस है, अदरवाइज साइंस नहीं। साइंस हर वो चीज है जिसमें हम किसी चीज के जानने के लिए उसकी जानकारी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह जमा करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो सिस्टमेटिक तरीके से हमने जो पढ़ा था सिस्टम्स ऑफ यूनिट, लास्ट वीडियो में पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें जो हमने पढ़ा था कितना, 4 सिस्टम था। फर्स्ट क्या था बच्चों, सीजीएस सिस्टम, ओके। दूसरा जो था एफपीएस सिस्टम, और तीसरा जो क्या है, तीसरा है एमकेएस सिस्टम। इन सभी सिस्टम में, ठीक है, जो कल लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि उसका जो मेजरमेंट का जो यूनिट्स है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन चौथा जो है वो क्या है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब क्या, कि हम ऐसे सिस्टम को चुने जो हर जगह पर उसका मान एक जैसा हो। ये जो एसआई सिस्टम क्यों मान्य है, क्यों हमारे यहाँ ज्यादा इसका क्या है, ये एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो एसआई सिस्टम को जिसको चुना गया है थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्री क्या करता है, इस दिए गए जो पैरामीटर है उसको क्या करता है, मेजर कर, उसी सिस्टम में उसको मेजर करता है। जैसे हमने कहा कि टोटल कितना है, टोटल सिस्टम जो है वो जो एसआई सिस्टम में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है, इसमें जो है ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या किया गया है, उसमें लिया गया है। जैसे सपोज कर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये सीरियल नंबर, ये क्वांटिटी, ये आपका यूनिट, और ये उसका सिंबल। फर्स्ट वाले में देख लेते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी में हम कंसीडर कर रहे हैं मास को। किसको कर रहे हैं, मास को। मास का यूनिट इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम से, जिसको हम उसके सिंबल को केजी लिखते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, मास के बाद आता है नंबर लेंथ का। लेंथ मतलब लंबाई। लंबाई के लिए क्या होता है, मीटर यूज होता है, METR मीटर, और यहाँ पर M यूज करते हैं। देखिए एक मीटर METR होता है बच्चों, METR होता है, एक ही होता है METRE। दोनों में फर्क है, दोनों एक नहीं है। इस पर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं पढ़ाना बहुत कुछ है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम की कमी है, इस वजह से हम यहाँ पर टाइम लिखे हैं। टाइम के लिए क्या होगा बच्चों, सेकंड यूज किया जाता है, और सेकंड के लिए स्मॉल s यूज करते हैं। उसका चौथे नंबर में आया टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, उसको केल्विन से डिनोट किया जाता है। केल्विन, यहाँ पर K यूज करते हैं, ओके। पांचवा जो है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको जो है कैंडेला से डिनोट करते हैं, किससे, कैंडेला से, जिसको CD से डिनोट किया जाता है। छठा जो है वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट को किससे करते हैं बच्चों, वो एम्पियर से करते हैं, एम्पियर, इसको A से डिनोट करते हैं। सातवां क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर। ये इसको मोल से डिनोट करते हैं, मोल दिया जाता है, इसको MOL से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है। तो देखिए बच्चे,
ये 7 यूनिट है जिसको पूरी दुनिया मानती है और हम भी इसको मानते हैं। हमारा इंडिया मानता है तो पड़ोसी वाला बांग्लादेश भी मानता है, हाँ इंग्लैंड मानता है तो अमेरिका भी मानता है। इसका मतलब क्या कि ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है कहीं से न कहीं से तो आया है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू को कहीं से सिलेक्ट तो किया गया है। तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए उसके कुछ पैरामीटर पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं? जैसे सपोज करते हैं कि हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है आप जाइएगा जैसे उसके पास खरीदने के लिए तो सीधे कहेगा कि नहीं आप जो ये आप प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट का ऐसा यूज है कि और सब प्रोडक्ट का आप यूज किए होंगे तो उस तरह का यूज नहीं है, ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स क्या कि उसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है, मतलब उसके स्पेसिफिकेशंस को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो उसी तरह से वो जितना भी प्रॉपर्टी उसके पास होगा उसको सामने आके रख देगा। अब कहेगा ठीक है ये आपकी मर्जी है, आप चाहिए तो ले सकते हैं। मतलब क्या कि आपको ऐसे बाउंड्री में उसने बांध दिया है कि आप उसको छोड़ के जा भी नहीं सकते। हकीकत ये होता है कि वो कस्टमर को इस तरह से क्या कर देता है, बांध देता है कि कस्टमर उसको चाहता भी कि छोड़ दो हटा, फिर दिल करता है कि नहीं ले लेते हैं, हटाओ नहीं यार, इतना अच्छा तो इसकी प्रॉपर्टी बताया इसने, हाँ तो इसलिए सही होगा। वैसे सेम चीज है बच्चों, ये सभी चीजें के अंदर, इन सभी चीजों के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट था। फॉल्ट क्या था कि सभी सिस्टम का अलग अलग कंट्री यूज कर रहा था, ठीक है, लेकिन जिसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से एरर्स आ गए। एरर्स आएंगे नहीं क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं फुट में और कोई मेजर करेगा उसी को मीटर में और उसी यूनिट को क्या कर रहा है, सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। तो फिर क्या करेगा, उसके कन्वर्शन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो इसलिए क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया और इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए एसआई सिस्टम को लागू किया गया। और आज इसी एसआई सिस्टम में आप देख लेते हैं ना, इसी मास को किलोग्राम में जो नापा जाता था एसआई में, और हमारे गांव में उसको सेर से नापते थे या किसी बर्तन किसी डब्बे को एक मेजर का स्टैंडर्ड मान लिया गया था गांव में। जैसे हमारे यहाँ धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, जब किसान धान काट करके उसको तैयार करता है, थ्रेसिंग कर देता है, तो क्या करता है, उसको बांटा जाता है, ठीक है। जिसकी जमीन कोई कर रहा है बटाई पर, तो बटाई वाले को आधा उसको आधा देंगे। तो कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, टीन रखते हैं, टीन से आधा उसको दिए आधा उसको दिए। अब जितना पैदावार हुआ है उस पैदावार में से थ्रेसर वाला जो थ्रेसिंग किया है उसको भी उसी पैदावार में से देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या है, मेजरमेंट के लिए जो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं अपने गांव में, एक डब्बा है टीन का, उसको हम यूज करते हैं, कहीं पे बकेट को यूज कर लेते हैं, कहीं पे किसी को यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या लोकल स्टैंडर्ड पर है, लोकल स्तर पर जो है ना हमारा जो लोकल लेवल है, इस लोकल लेवल पर हमारा वो यूनिट हो गया, हमारा वो स्टैंडर्ड हो गया। उसी तरह से जब हम इंटरनेशनली किसी को क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसका कुछ पैरामीटर होता है। उस पैरामीटर में क्या ध्यान देंगे कि हम जिस एसआई सिस्टम को चुन रहे हैं उस एसआई सिस्टम में क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर चुनना बेकार है। आइए देखते हैं बच्चों, अगला जो टॉपिक लिखते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, ये अभी क्या हो गया, हम और बता रहे हैं। पहले कुछ यूनिट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम जो चूज करते हैं यूनिट को, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसको हम ध्यान देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो हम जो सामान खरीदने गए थे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस उस सामान को खरीद लिए, घर आए तो पता चला क्या कि सबसे घटिया क्वालिटी का आपने सामान उठा करके लाया है, क्योंकि इसका प्रचार टीवी में दे रहा था, और जब इसको बगल वाला यूज किया तो खराब हो गया और आपने ले आया उसको। चलिए लाए हैं तो ठीक ही होगा, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम जो इसका यूज कर रहे हैं इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अपने गांव में देखते हैं बच्चों, गांव में देखते हैं या किसी फॉर्चून की दुकान पर देखते हैं। अब तो डिजिटल बैलेंस आ गया, आज से कुछ दिन पहले की बात, कुछ साल पहले की बात करेंगे तो देखेंगे एक वाट रहा करता था, उस वाट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील लगा हुआ होता था। वो सील इस बात का इंडिकेट करता था कि ये वेरीफाइड है, इससे आप नाप तो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सरकार से जब सील लग चुका है तो वो वैलिड है। तो वो क्या था, वाट था। तो वाट देखिए ना, गौर से देखिएगा तो उसको लगेगा क्या कि कोई जो है ना वो लोहे की जैसा है, लोहे के जैसा ब्लैक कलर का रहता है। तो अगर वो लोहा रहता, सपोज करिएगा अगर वो लोहा रहता तो लोहे पर तो जंग आसानी से लग जाता है। तो लोहे पर जंग आसानी से लग जाता है तो उस वाट में भी तो जंग आसानी से लग जा सकता था। तो लेकिन क्या करते हैं, ऐसे चीज का हम यूज करते हैं कि उसको देखते हैं बहुत दिन तक रखा रहता है लेकिन उस पर जंग नहीं आता है।
इसका मतलब क्या ऐसे मटेरियल को हम चूज करते हैं, ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड का सिलेक्शन करते हैं जिस स्टैंडर्ड पर बाहर के टेम्परेचर का, बाहर के प्रेशर का उस पर इफेक्ट ना हो। या तो ऐसा भी है, अगर सपोज करिए कोई स्टैंडर्ड हमारे यहाँ क्या होता, एक स्टोन का रहता, पत्थर का रहता, तो पत्थर का स्टोन रहता तो फिर क्या होता, वो घिसता रहता, जितनी बार यूज करते उतना घिसता रहता। जैसे हम लोग के गांव में क्या होता है कि ईंट को क्या कर लेता है कि 1 केजी से नाप लिया ईंट को और 1 केजी इधर वाट रख करके, अब वो 1 केजी का ईंट 1 केजी हो गया, मेजर करके कंपैरिजन करके क्या कर लिया, उसको बराबर कर दिया। अब उस ईंट को आज से 5 साल के बाद अगर नापा जाएगा, तौला जाएगा, तो क्या उसका एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा उतना जितना पहले था? वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो क्या कर सकता है, उसके पार्ट्स कुछ क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, झड़ सकते हैं, हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट टूट जाए, तब उसका मेजरमेंट फिक्स नहीं रहेगा। तो फिक्स मेजरमेंट के लिए उस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो लिखेंगे टॉपिक में क्या बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। मापक किसके, मात्रक के गुण, मात्रक के गुण। पहली बात क्या है कि वो जो वैल्यू होना चाहिए यूनिट, ये क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब क्या, उसका जो ना वो पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए। ऐसे यूनिट को हम चुने जिसका क्या हो, पूर्ण परिभाषित हो। जैसे हाँ, कि उसके बारे में जानकारी हमको पहले से हो, हाँ, और अच्छे से उसके बारे में जान रहे हो, इसको कहा जाता है पूर्ण परिभाषित होना। जैसे हम हो सकता है कि हम जिस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा क्या, हम उसको पहले से जान रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि 5 रुपए वाला कुरकुरे आप कितने में देते हैं, ये नहीं करना है, क्योंकि आप कुरकुरे को पहले जान रहे हैं, खा पे करके तैयार हैं आप, ठीक है। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या वेल डिफाइंड होना चाहिए, जिस स्टैंडर्ड को हम यूज कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पर बच्चे छूट गया, यहाँ लिखना था स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट, जो मापक है, जो मापन है, जो मात्रक है, कौन सा, मानक, मानक मतलब स्टैंडर्ड जो फिक्स है, उसका जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, उनका फर्स्ट वर्ड क्या है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उस पर टेम्परेचर पर, हाँ, एक्सटर्नल मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, ठीक है, इन सब का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए। ऐसे यूनिट का सिलेक्शन करेंगे तो लिख रहे हैं क्या, नो एक्सटर्नल इफेक्ट, नो एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट इन्फ्लुएंस्ड, ब्रैकेट में लिख देंगे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ओके। इस पर, किस पर, स्टैंडर्ड यूनिट पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट काम नहीं करे, मतलब बाहरी जो समस्या है, ताप का, दाब का, हाँ, और ये ह्यूमिडिटी का, इन सब का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए, जो हर जगह एप्लीकेबल हो, हाँ, एप्लीकेबल एवरीवेयर, जो हर जगह मान्य हो, एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर एक जगह क्या हो, वो नापा तौला जा सके आसानी से। अब ऐसा नहीं है कि देखते हैं कि हम लोग ट्रेन चलती हुई ट्रेन पर मूंगफली को नाप रहा है, हाँ, अगर हम सिस्टमेटिक देखें सही मानों में तो उसका जो वैल्यू होगा, मेजरिंग वैल्यू होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा ड्यू टू मोशन, ओके। अब क्या, हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, इसी अर्थ पर बात कर रहे हैं। अगर हम रेस्ट में है तो रेस्ट की बात कर रहे हैं, मोशन की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, फिर तो हम डिस्कस करेंगे क्या होगा। तो ऐसे केस में जहां पर क्या हो कि एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर एक जगह उसका वैल्यू क्या हो, उसको जान रहे हो, हाँ, उसको हर जगह मान हो, एप्लीकेबल एवरीवेयर। उसके बाद क्या है, ऐसा होना चाहिए जो हर स्थान पर, हर जगह, हाँ, हर जगह उस प्रोडक्ट को, उस स्टैंडर्ड को क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्रिपेयर इजीली। और 5 हम लिखते हैं, पांचवा जो क्या होगा बच्चों कि पांचवा क्या करें, प्रिपेयर इजीली का मतलब क्या, जिसको आसानी से बनाया जा सके। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको इतना कॉस्टली बना देंगे तो पता चलेगा क्या कि वाट जो बनाने जा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाने जा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड यूनिट ही, उसके लिए बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है वही कॉस्टली है। तो लोग क्या करेगा, प्रोडक्ट को छोड़ करके वो स्टैंडर्ड यूनिट को ही क्या करेगा, खरीद लेगा।
खरीदेगा कैसे? इस स्टैंडर्ड यूनिट को मेजर के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट के लिए जो यूज कर रहे हैं, जैसे केजी के लिए वाट यूज कर रहे हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए सेकंड यूज कर रहे हैं, इसको नापने वाला कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट होगा ना। उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैसे हम सिलेक्ट करेंगे यूनिट को, स्टैंडर्ड यूनिट को। तो उसके लिए हम जो यूज करने वाले जो भी हम इंस्ट्रूमेंट है, उन इंस्ट्रूमेंट का निर्माण आसानी से किया जा सके, हर जगह आसानी से वो बनाया जा सके। अब हर जगह बनाया जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, फिर सरकार का सिस्टम कैसे लगेगा? सरकार को मतलब हर कंट्री के, हर देश के सरकार को बनाने में आसानी हो, वहां लागू करने में आसानी हो। ओके, लागू करने में आसानी हो। पांचवा जो बच्चों वो क्या है? जिसका आकार और उसकी आकृति क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। शेप एंड साइज का होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। शेप एंड साइज उसका फिक्स होना चाहिए। फिक्स अगर नहीं रहेगा तो जिसकी जो मर्जी होगी वो करेगा, और मेजरमेंट में क्या होगी? एरर्स आएगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को क्या करते हैं हम लोग? एरर कहते हैं यहाँ पे। तो आइए बच्चों क्या करेंगे, ये जो एसआई यूनिट यूज किए हैं, एसआई सिस्टम जो मैं यूज किए हैं, इस एसआई सिस्टम में जो यूज होने वाला यूनिट है, उस यूनिट को हम कैसे वेल डिफाइन किए हैं, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या 7 ही है। ये 7 ही है। ये जो 7 है बच्चों, ये है क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट है ये। तो आइए हम अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट तो कल बात कर ही लिए थे, लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था कि यूनिट कहते हैं किसको है, ये तो बात हो चुकी थी। यूनिट का जो सिस्टम है वो पढ़ चुके हैं। अब ये बात करना है कि यूनिट जो है वो अलग अलग जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का वो अलग अलग उसको डिस्क्राइब किया गया है। और हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे यूनिट को पढ़ना है जिस यूनिट का कैलकुलेशन, जिस यूनिट के लिए फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी के कन्वर्शन में भी हमें आसानी हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एसआई में करके हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एसआई के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो यूनिट जो है ना, यूनिट कितने तरह का होता है? यूनिट भी 3 तरह का होगा। कौन सा यूनिट? एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, जिसको बेसिक यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। उसी का दूसरा नाम क्या है? उसी को कहते हैं बेसिक यूनिट भी। दूसरा क्या है? डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। तीसरा क्या है? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंटरी यूनिट। देखिए, फंडामेंटल यूनिट में भी बताया था कि 7 तरह का यूनिट होता है। जब ये जस्ट इससे पहले हमने क्या किया? डिस्क्राइब किया आपको कि 7 क्वांटिटी बताया गया। कितने हैं? 7 है। ओके, इस 7 के अलावे ये जो 7 है क्या? मास, मास का यूनिट क्या है? केजी। लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम, इसका यूनिट क्या है? सेकंड। ओके, उसका टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या है? केल्विन। उसके बाद देखिएगा क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसको हिंदी में कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कहते हैं कैंडला से। उसके बाद देखिए करंट, करंट को एम्पियर से। उसके बाद लास्ट क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 में क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, इसको किससे? मोल से। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो बेसिक क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी का जो बेसिक क्वांटिटी का जो यूनिट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? फंडामेंटल यूनिट। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे मास, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है क्या? केजी। तो ये हुआ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। और ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। आगे बात समझ में? ये 7 है। अब ये डिराइव यूनिट किसको कहते हैं? वो यूनिट जो फंडामेंटल नहीं होगा वो डिराइव होगा।
डिराइव मतलब होता है क्या कि किसी से लिया गया मतलब हमने पढ़ा स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है और साथ ही साथ टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस का मतलब लेंथ है, टाइम का मतलब सेकंड। डिस्टेंस लेंथ है और ये टाइम है, मतलब स्पीड को डिपेंड होना होगा तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड होगा या टाइम पर डिपेंड होगा। मतलब यह है कि फिजिकल क्वांटिटी स्पीड जो है वो है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी, लेकिन इससे जो यूनिट निकलेगा मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड क्या हो गया बच्चों, ये हुआ डिराइव्ड यूनिट। ये है डिराइव्ड क्वांटिटी, ये है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है। आइए तीसरे केस में हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है। यहाँ पर दो तरह का क्या है ये एंगल। एक को कहते हैं प्लेन एंगल, क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। एक को कहते हैं क्या, एक को कहते हैं सॉलिड एंगल। आप जो बात बोल रहे हैं बहुत सॉलिड है, ऐसा बोला जाता है। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। तो टोटल कितना है, ये 7 है, ये 2 है, ये 9 है। 9 ऐसी क्वांटिटी है, ऐसा मतलब यूनिट है जिस यूनिट को क्या, जैसे फिजिकल क्वांटिटी 7 ये हो गया, 2 फिजिकल क्वांटिटी ये हुआ। प्लेन एंगल को जो नापते हैं बच्चों रेडियन से नापते हैं, रेडियन से नापते हैं, और सॉलिड एंगल को जो नापते हैं वो इसके रेडियन से नापते हैं। अब बारी बारी से पढ़ेंगे, बारी बारी से क्या पढ़ेंगे बच्चों कि मास को हम लोग जो मेजर कर रहे हैं केजी में, इस मास के बारे में टोटल पढ़ेंगे, लेंथ के बारे में टोटल पढ़ेंगे, टाइम के बारे में भी टोटल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आएंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा हमारा, तब आएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी पर, और डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर ये यूनिट है उन सभी यूनिट को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आएंगे फिर हम क्या करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल पर, ये रेडियन जिसको कहते हैं और इससे रेडियन कहते हैं। और रेडियन से, क्योंकि एंगल के बारे में हमने पढ़ा है कि एंगल का एक और यूनिट होता है, वो होता है डिग्री। क्या होता है, डिग्री। डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है इसको भी पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम इसको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। हाँ, अचानक से एक ही बार नहीं पूरा पढ़ देंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हमें दिक्कत हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि हमको पढ़ाने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बट आपको पढ़ने में क्या होगा, काफी प्रॉब्लम होगा। हाँ, इसलिए क्या करना है, हमें सिस्टमेटिक पढ़ना है। तो आइए बच्चों फिर से वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टार्ट योर ओन वर्क विद अस, ट्राई टू यूज योर ब्रेन एंड ट्राई टू यूज योर बुक। अपने बुक को यूज करिए, अपने ब्रेन को यूज करिए। आइए देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, सभी के बारे में हम सिस्टमेटिक से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि हम जो यूज करने वाले हैं कुछ छोटी क्वांटिटी के लिए और कुछ बड़े क्वांटिटी के लिए। मींस क्या, एक छोटे रेंज पर, स्मॉल रेंज पर, एक लार्ज स्केल पर, दोनों स्केल पर हम पढ़ेंगे। दोनों स्केल पर होता क्या है, अब उसको पढ़ेंगे। क्या हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, एक क्वेश्चन है कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। सोचिए जरा, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। जितनी भी चीजें हैं, मेजरमेंट उसका क्या है, बैकबोन है। मींस बुक में लिखता है कि मापन विज्ञान में तरक्की का दर्जा रखती है। मतलब क्या कि मेजरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसेंशियल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। ये जो हमारा प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी की दुनिया है, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, इन सभी में मेजरमेंट ही होगा। क्योंकि लार्ज स्केल पर या स्मॉल स्केल पर, लार्ज स्केल पर या स्मॉल स्केल पर, विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट स्टे इन आवर अर्थ। हाँ, ऑन आवर अर्थ, हम जो है अपने इस अर्थ पर विदाउट मेजरमेंट के नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे, हमारे लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर का भी एक रेंज है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का भी एक रेंज है, ब्लड का भी एक रेंज है। ओके, बीपी, ब्लड प्रेशर, उसका एक रेंज है, विजन का जो है वो रेंज है, हाँ, लिसनिंग कैपेसिटी का एक रेंज है। इसके अलावा लाइफ के अलावा आप जितना भी देख रहे हैं, चाहे वो फैटी एसिड हो बॉडी के अंदर में, या बॉडी के अंदर पाए जाने वाला ग्लूकोज हो, या बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो भी प्रोटीन हो, विटामिन हो, सब की एक क्वांटिटी है। और क्वांटिटी का मतलब मेजरमेंट। क्वांटिटी मींस मेजरमेंट। और कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव साइंस इज नोन एज फिजिक्स,
फिजिक्स को कहा जाता है क्वांटिटेटिव साइंस, मतलब मात्रा का ज्ञान जिस विज्ञान से होगा वो भौतिकी है। और भौतिकी माप देता है, मापन देता है, मेजरमेंट देता है और यूनिट देता है, राइट ना। तो हम बात करते हैं क्या कि हर एक के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों हम मास को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेंथ को। पहले हम लेंथ को पढ़ लेते हैं, फिर मास को पढ़ेंगे, क्योंकि जो काम आसान है वो पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों हम डिस्कस करते हैं इस पे। तो इससे पहले क्या करते हैं हम लोग जान लें कि मेथड ऑफ मेजरमेंट। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, मेथड ऑफ मेजरमेंट, फिर हम क्या करेंगे हर एक के बारे में पर्टिकुलर सेपरेटली पढ़ेंगे उसको। पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट। देखिए मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापने का जो है ना वो तरीका, मेथड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके का है, ये दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है। एक को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। और इसको तो हिंदी में क्या कहेंगे, मापने का तरीका मतलब प्रणाली। तो ये दो तरीके से मापते हैं, डायरेक्ट करते हैं या इनडायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मतलब देखे होंगे हम लोग, क्या होता है जैसे आपको एक स्केल देता है, देता है मीटर स्केल, ठीक है। वो इस टाइप का होता है, सिंपल, जैसे आप मिस्त्री के पास देखे होंगे, ठीक है। इस टाइप का दिया रहेगा, इंची टेप जिसको अपने गाँव में बोलते हैं, ठीक है। वो इस तरह से दिया रहेगा, ऐसे हर एक 5 पे छोटा सा रहेगा, फिर 10 पे बड़ा हो जाएगा, ऐसे बड़ा सा इस तरह से ऐसे रहेगा, इस तरह का स्केल रहेगा, ठीक है। एक बड़ा डिस्टेंस इंच का रहता है और सेंटीमीटर का रहता है, इसमें इंच और सेंटीमीटर वाला, ये हुआ मीटर स्केल। दूसरा आप देखिए एक वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर। ये आपको जो लेथ वगैरह चलाते हैं, जो हार्डवेयर की दुकान होती है या जो बारीक काम करते हैं, उसका मिलेगा आपको देखने को, वरना आपके स्कूल के लेबोरेटरी में जरूर मिलता है, लेकिन स्कूल का लेबोरेटरी कितना खुलता है आपको पता ही होगा बच्चों। दूसरा होता है क्या, एक होता है स्क्रू गेज, लिखा जाता है गॉज, पढ़ते हैं गेज, स्क्रू गॉज लिखा जाता है, पढ़ा जाता है स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर में देखे होंगे क्या, एक इस तरह का स्केल रहता है, इस टाइप का बना हुआ, ठीक है। और इसके यहाँ पे एक ऐसे करके यहाँ से दिया हुआ एक हेड रहता है इस तरह का, ठीक है। और इस हेड पर क्या होता है, स्लाइडर लगा होता है, यहाँ पे नुकीला सा बना होता है ऐसा। ये स्लाइडर से क्या करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे स्केल बना होगा, इसको इधर स्लाइड करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्क्रू गेज, ये इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर। एक होता है स्क्रू गेज में इस तरह से होगा, एक इस तरह का बना होगा ऐसे, और यहाँ से एक ऐसा इस टाइप का बना होगा, ठीक है। दूसरी तरफ इसका क्या, ये बोल्ट टाइट करने वाला होगा, यहाँ पर जाने के बाद आपका ये ऐसा बना होता है, ठीक है। ये इस टाइप का बना होता है, यहाँ पर स्केल इस तरह से लगा रहेगा। यहाँ पर एक मेजर के लिए क्या रहेगा, इसको स्पिंडल कहते हैं, स्पिंडल लगा होता है, इसी को आगे बढ़ाते हैं माप कर। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि किसी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, जैसे मिस्त्री आपका नाप रहा है, घर बना रहा है, लंबाई चौड़ाई नाप करके बना रहा है, दीवार की ऊंचाई नाप लिया, वो गेट लग रहा है, विंडोज लग रहा है, तो विंडो को मेजर कर लिया, अला करके उसको लगा दिया, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, ना तो उतना बड़ा हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, ना उसका उतना बड़ा हमारे पास कोई ऐसी ऐसा हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके सहारे हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं। तो क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। टेक्निक यूज करते हैं, तो ये हुआ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जा गए, नाप लिए, ठीक। ऑब्जर्वर गया, नाप लिया इसको, मिस्त्री को बोला, नाप लिया। इंजीनियर क्या करे, पेपर पे इंजीनियरिंग किया कि डिजाइन बना हुआ घर का है, किधर कितना मेजरमेंट लिया, वैसा बन गया इंची टेप से नाप करके, ठीक है। कहीं पर चेन से नापते हैं, अमीन को देखे होंगे चेन से नाप रहा है। अब अमीन चेन भी नहीं यूज करता, फीता ही यूज करता है, ठीक है। वही बदल रहा है, कोई दिन में क्या करेगा, सोए क्या करेगा, नाप करके कहेगा नहीं हमारे काम में नहीं आया था, नहीं हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स पर है, फिजिकल होना चाहिए,
फिजिकल मेजरमेंट होनी चाहिए। देखिए डायरेक्ट मेथड में ये हो गया जिसको हम डायरेक्टली मेजर करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड को दो हिस्से में बांटा गया बच्चों, एक को कहा जाता है पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड, और दूसरा होता है इको मेथड, इको मेथड। देखिए यहां पर क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड में ऐसे मेजरमेंट, ऐसे लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ऐसे क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं जिसके मेजरमेंट का कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे उसको हम मेजर कर सकते हैं। सिर्फ हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, टेक्निक यूज कर सकते हैं, उस टेक्निक को यूज करके उसको मेजर किया जा सकता है। जैसे जमीन से सन के बीच की दूरी, इतना बड़ा तो इंची टेप होगा नहीं, और आपको अगर भेज देंगे बाय द वे, अगर इतना बड़ा बना भी लिया, आपको अगर भेज दिया जाएगा आप जाइए, तो आप जैसे सन के पास पहुंचिएगा तो जल न जाइएगा, ठीक है। तो आपको बचाना भी तो है, इसलिए क्या होगा कि ऐसी टेक्निक जिसके सहारे हम क्या करते हैं, हम टेक्निक को यूज करके मेजर करते हैं। ओके, तो ये है मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो जिसमें पैरेलैक्स मेथड आता है तो क्या किया गया है, ये सन है और यहाँ से डिस्टेंस को ले लिया गया है, ये कुछ एंगल ले लिया गया, ये थीटा है, राइट, ये इसका डिस्टेंस है। इस टेक्निक से हम यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम मैथमेटिक्स पढ़ करके किसी घर का, बड़े से टावर का, बड़े सी बिल्डिंग का लेंथ की ऊंचाई को मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से सेम क्या है, हम टेक्निक से कर सकते हैं, बिना फीता के कर सकते हैं, बिना इस इंस्ट्रूमेंट के कर सकते हैं। लेकिन सेम पैरेलैक्स मेथड उसी तरह का मेथड है जिसमें हम जिसको नापने जा रहे हैं वहां पर बिना कांटेक्ट के, बिना इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए हम टेक्निक के जरिए उसको क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। ऐसा टेक्निक क्या कहलाता है बच्चों, पैरेलैक्स मेथड कहलाता है। दूसरा है इको मेथड। दूसरा क्या, इको मेथड। इको मेथड में क्या है कि मान लेते हैं हमारा मेजरमेंट के लिए हम जमीन मेजर कर रहे हैं और बीच वाला हिस्से में पहाड़ है, ऐसे इतना बड़ा चेन तो जाएगा नहीं। अगर चेन को पहाड़ पर से ऊपर से ले जा रहे हैं तो हमारा मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। पहाड़ को छेद करके ले जाएंगे, पता चलेगा कि जितना का मेजर नहीं करवा रहे उससे ज्यादा हमारा मजदूरी लग गया उसमें, तो ऐसा काम करेंगे नहीं। तो काम क्या करना, टेक्निक हमें यूज करनी की इको सिस्टम। इस पार पहाड़ बीच में है, इस पार कोई किसी गन से फायर किया जाए और उस पार खड़ा हुआ आदमी उस फायर को जिस वक्त किया जाएगा उसका टाइमिंग को नोट कर लिया जाए, मतलब टाइम को दिमाग में रखा जाए। सपोज करो 10:05 पर उसने फायर किया, अगले आदमी को 10:07 पर सुनाई पड़ा। मतलब क्या हुआ कि एक जिस पोजीशन पर फायर किया गया वहां से वहां पर पहुंचने में 2 मिनट का या 2 सेकंड का जो भी लीजिए, उसका फासला उतना हुआ। और हम जानते हैं कि एयर में जो साउंड की स्पीड होती है, पहले से पता है, स्पीड मालूम है, ओके, साउंड की स्पीड मालूम है, उसके बाद टाइमिंग पता चल गया है, तो क्या डिस्टेंस नहीं मालूम हो जाएगा। ये है इको सिस्टम। जैसे आजकल होता है किसी का हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ है तो उसको इको कराया जाता है। इको करने से चेक हो जाता है कि आपके जो नर्व्स हैं उस नर्व्स में कहां पर डिस्टरबेंस है, उस डिस्टरबेंस को दूर किया जाता है इको सिस्टम यूज करके मेडिकल साइंस में। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में, मेजरमेंट की दुनिया में वो हार्ट वगैरह का ऑपरेशन नहीं किया जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स की दुनिया में इस इको का यूज जो किया जाता है वो साउंड को जनरेट करके, कोई जरूरी नहीं है कि आप गन से ही फायर करिए, आप कोई भी साउंड को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे साउंड को जनरेट करिए जिसका पिच नॉर्मल हो और वो इजीली पहुंच सके। ऐसा भी साउंड नहीं करिए कि अगले आदमी को सुनाई देना पड़ेगा तो फिर नापेगा कोई चीज, ठीक है, फिर एरर्स आ जाएगा। आगे बात समझ में। उसी तरह से सेम बच्चों, इनफैक्ट क्या है कि जो डायरेक्ट मेथड है वो हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज यूनिट को, एक एवरेज जो है वैल्यूज है, उस वैल्यूज को मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। एवरेज से बहुत कम होगा या एवरेज से बहुत ज्यादा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, पैरेलैक्स मेथड यूज करेंगे। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो में, देखते हैं क्या ये है, उसके बाद फिर चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। आज इतना ही काफी है आज के लिए। आपको आज के लिए बस नहीं पढ़ना था। थैंक यू आप वॉच करने के लिए। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको जो लगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम बताए, प्रॉब्लम हुआ है, क्वेश्चन आप पूछिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।